जब तक बोल चलता रहेगा तब तक बोल अपनी बात करता रहेगा और हम किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान ने 26 नवंबर की कॉल दी है, क्या आप इस कॉल का हिस्सा बनेंगे, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे? हम इसलिए रोजाना यहाँ आते हैं, यहीं से उनके साथ जाएंगे। 26 तारीख को इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रैली में जाएगा। मईशत कहाँ पहुँच गई है? बिजली को, घी को, आटे को सस्ता करना था। जब तक आप बोलते रहेंगे हम भी आपके साथ आवाज में आवाज मिलाते रहेंगे। इसहाक डार साहब जब हमारी हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त उनको 165-170 रुपए का डॉलर बहुत महंगा लगता था। जिस दिन से वो वजीर खजाना बने और आप कह रहे हैं कि हकीकी वैल्यू रुपए की 200 रुपए। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जी मैं आया हूं, ये मेरे मसले हैं, IMF की भी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। IMF के असल में परमानेंट गाहक ये थे। यानी इमरान खान बगैर नाम लिए तनकीद करे तो गम गुस्सा, नवाज शरीफ नाम लेकर तनकीद करे तो बिल्कुल किसी किस्म का जवाब नहीं आता। सुप्रीम कमांडर को धमकी अगर लगे अफवाज पाकिस्तान की तो अफवाज पाकिस्तान की बस इतनी जिम्मेदारी है कि सिर्फ उसको सुन ले। ये जो अल्फाज है ये मैं बगावत के जुमरे में लूंगा और वो यानी इस तरह की बातें दे के आप लोगों ने तो बड़ी तकलीफ पहुंचाई है एक आम आदमी को कि इतने अहम ओहदे की सिलेक्शन के हवाले से आप इतनी बदनीति का एलिमेंट शो करेंगे। इसका तो मतलब है कि कुछ तो है ना कि जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है ना जो दाल में काला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूं और मैंने आपसे वादा किया है, बल्कि हम सब ने आपसे वादा किया कि जब तक बोल चलता रहेगा तब तक बोल अपनी बात करता रहेगा और कंटेंट जो है बोल का वो उसके ऊपर जिस किस्म की कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, जितना बोल को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस बात में हम नहीं आएंगे और हम किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे सरफे ऐसा लगता है कि बोल में इकट्ठे कर लिए गए हैं और वो लोग वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी कौम कर रही है। जो 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी है वो शायद अब बोल की जिम्मेदारी है। बाकी टीवी चैनल्स रफ्ता रफ्ता, एक दो चैनल्स को अगर अब निकाल दें तो बाकी टीवी चैनल्स रफ्ता रफ्ता इस फरीजे से दूर आ रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। लगता है कि माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, बदतरीन माशी आदाद शुमार हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी खुराफात के बावजूद मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी प्रोपेगेंडा के चक्कर में लगा हुआ है। हमने पाकिस्तान के लोगों से कुछ सवालात पूछे हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मीडिया के बारे में पूछेंगे उनसे कि पाकिस्तान के मीडिया के बारे में पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है और फिर मीडिया के लोगों को सुनवा के उनकी राय भी लेंगे। पहला सवाल जो हमने पाकिस्तान के लोगों से पूछा, इसमें हमने बहुत सारे शहरों में लोगों से रब्ता किया और जवाब आप सुनिए कि लोग कह क्या रहे हैं। जो पहला सवाल आज हमने लोगों से पूछा वो ये था कि इमरान खान ने 26 नवंबर की कॉल दी है, क्या आप इस कॉल का हिस्सा बनेंगे, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे और लॉन्ग मार्च में आप क्यों जाएंगे? ये उनके जवाबात आप सुनिए। इमरान खान साहब ने 26 तारीख को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। हम इसलिए रोज़ाना यहाँ आते हैं, यहीं से उनके साथ जाएंगे और जब तक लॉन्ग मार्च चलेगा हम वहीं रहेंगे। जावांगे इंशाल्लाह ताला, जावांगे उन्होंने भरपूर साथ देंगे। हम 26 तारीख को इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रैली में जाएगा। लॉन्ग मार्च इमरान खान पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं और हमने आने वाली नस्लों के लिए निकलना है। बिल्कुल जावांगे सर, सपोर्ट करांगे, पूरी करांगे। इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों के भी पूरी सपोर्ट करांगे। बिल्कुल बरहक है इमरान खान साहब और हम बिल्कुल तैयार इंशाल्लाह। हम अपने शॉप वगैरह, दुकानें वगैरह सब कुछ छोड़ के इंशाल्लाह जाएंगे और हम रेडी, बिल्कुल पूरा कोयटा शहर रेडी है। मैं फैसलाबाद से आया हूँ और खान साहब ने अभी ने 26 तारीख को रैली का कहा है कि आपने जाना है। हम इंशाल्लाह पूरा इधर से ही जाएंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन ना हो। जी इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वो हमारे लिए इतनी कोशिश कर रहा है कि मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान बन जाए जिससे आने वाली नस्लों के लिए गुलामी से आज़ाद हो जाएं और गुर्बत से निकल जाएं और कर्जे से निकल जाएं। हकीकी मार्च के हवाले से तकरीबन खान साहब ने हम लोगों को 26 तारीख को बुलाया हुआ है। हम भरपूर बलूचिस्तान वाले भरपूर तैयारी में, तकरीबन पहले काल से आज तक हम लोग भरपूर तैयारी में। मैं खुद ही पशीन से हूँ, पशीन से तकरीबन हम लोग अच्छे खासे काफिला इधर कोयला पाटक लेंगे। कासम खान सूरी की क़यादत में हम इस्लामाबाद के लिए इंशाल्लाह 26 मार्च को भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। उन्होंने अपने ऊपर गोलियाँ भी खाई, तशद्दुद
दूध भी सहा और बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बावजूद ये इस कौम को उठने का मौका दिया है कि उठें और अपने हक़ के लिए बाहर निकले। अगर अब भी हम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे? इसीलिए हमें जो 26 तारीख को जो उन्होंने ये जो निकल रहे हैं इस्लाम पिंडी के लिए, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह जी। खान साहब ने जो हमें 26 तारीख की डेट दी है, हम इंशाल्लाह पूरी अपनी जो है ना जिद्दोजहद के साथ जाएंगे और हकीकी आज़ाद मार्च में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। अवाम तो पहले भी खान साहब के साथ थी, तो इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने कॉल दी है तो हम उनके साथ हैं, जाएंगे उधर जैसे भी जाना पड़ा, जितनी भी रुकावटें होंगी वो अबूर करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उधर पहुंचेंगे। खान साहब ने जब कह दिया तो कह दिया बस। हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपना शिरकत करेंगे। जो इमरान खान साहब ने हमें कॉल दी है, उसने ये कॉल अपने लिए नहीं दी, वो हमारी नस्लों की बेहतरी के लिए दी है। हमने इमरान खान ने तो हमें सिर्फ शऊर दिया है, हमने जो निकलना है अपने बच्चों की खातिर निकलना ताकि उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। अब वो उन्होंने जो टाइम दे दिया है रावलपिंडी लॉन्ग मार्च का, तो वहाँ भी वो जाकर वो हम ज़ख्मी हालत में भी क़यादत कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब की बड़ी हिम्मत और इस्तकामत और हौसला है जो वो अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अब ज़रा सुनिए कि दूसरा सवाल हमारा क्या था इन्हीं शहरों में पाकिस्तानी शहरियों से, और हमने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाक हैं। इन खतरात के बावजूद वो पहले भी निकले हैं और दोबारा लॉन्ग मार्च में सामने आ रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी के इक़दाम कैसे होने चाहिए, इसका सवाल पाकिस्तान के, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के शहरियों ने क्या दिया, ज़रा ये जवाबात भी आप सुनिए। उनकी सिक्योरिटी हर लिहाज से उनको देनी चाहिए और उनकी जान की हिफाजत वक्त गवर्नमेंट के ऊपर बनती है कि उसकी हिफाजत की जाए हर लिहाज से, क्योंकि वो पाकिस्तान कौम के साथ मुखलिस हैं। हम तो देखें कि उसके लिए दुआ कर सकते हैं ना। ये सिक्योरिटी तो चाहिए कि अदारों को चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई जाए, क्योंकि हमें पाकिस्तान में उनके अलावा कोई और नज़र नहीं आता। कोई और ऐसा बंदा नहीं है जिनको हम खड़ा कर सकें, ना उनके मुताबिक कोई खड़ा हो सके। हमें खान साहब हमारे लीडर हैं, हम खान साहब को ही फेस करते हैं और खान साहब को ही हम सपोर्ट करेंगे। और हम अल्लाह से देखें, मारने वाले से पहले बचाने वाला बड़ा है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खान साहब की हिफाजत फरमाए। यार आपने मरियम औरंगज़ेब का लास्ट जो उसने बयान दिया है वो आपने देख ही लिया है, ठीक है। वो ये शो करवा रही है कि ये सब फेक एक्टिंग है। लाइक सीरियसली उसकी वीडियो रिलीज़ हुई है इमरान खान की, जिसके अंदर उसके ज़ख्म देखे जा सकते हैं। कोई पर्सन अपने ऊपर कैसे अटैक करवा सकता है, और वो भी इस नौयत का कि उसके साथ जो फैसल जावेद साहब है, आपने देखा कि उनके कहाँ पर चेहरे पर चोट लगी है। उसकी सिक्योरिटी के बारे में तो ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी अदारे हैं, हक़ तो उनका बनता है कि साहब का वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और वो अपना किरदार अदा करें, और ये ना करेंगे तो फिर तो अल्लाह तो है ही मदद करने वाला। मेरे ख्याल में उसकी सिक्योरिटी जो है फॉल प्रूफ होनी चाहिए, और जो इदारे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि खान साहब को पूरी सिक्योरिटी दें, क्योंकि खान साहब की जो जान है इस मुल्क के लिए बहुत अजीज़ है। इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, अदारों की ये जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। आपने देखा है जो उन पर हमला हुआ है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत ही कि जिसने हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दोबारा ज़िंदगी अता की। सिक्योरिटी फराहम करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दे, क्योंकि हमारी इंतहाई बदकिस्मती है कि आज जो गवर्नमेंट इस टाइम हम पे काबिज है, यही हमला और की सहूलत कार बन के सामने आ रही है। तो नाज़रीन, आबाद खल्क नकारा खुदा होती है। आप सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, और लोगों से हमने एक और सवाल किया। वो सवाल ये किया कि आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे और क्यों देंगे। क्या वजह है कि आपको लगता है कि इस शख्सियत को इलेक्शन में वोट देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन करीब आने की बातें हो रही हैं। तो ज़रा सुनिए इस पे लोगों का रिस्पांस क्या था। और जब इलेक्शन अभी हों तो हम इंशाल्लाह खान साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बल्कि हम सदर पाकिस्तान देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो भी ये महंगाई है, जो भी हमारी मुश्किलें हैं, ये जो पुलिस है, जो भी है ना, ये सिर्फ खान साहब, सारे मसाइल का जो हल है ना वो सिर्फ खान साहब ही हैं। आइंदा इलेक्शन में सिर्फ ना सिर्फ हम बल्कि हमारे जितने मिलने वाले अजीज़ों का भरपूर तरीके से, जैसे एक दीनी जमात के लिए तबलीग की जाती है, ऐसे ही हम इमरान खान के लिए तबलीग करके उनको भरपूर अक्सरियत से जितवाएँगे। ये लॉन्ग मार्च का हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है और इलेक्शन की कॉल हो जाती है, और आइंदा हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं, हम इनको कतई मंजूर नहीं करते, और हमेशा के लिए इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। ये हमारे ये खान साहब को देंगे। पिछली देखा प्रीवियस में हमने खान साहब मुल्क को स्टेबल लेके चल रहे थे, हर तरफ चल रहे थे, वो स्टेबल लेके चल रहे थे। पेट्रोल भी उनका ठीक चल रहा था और महंगाई भी नहीं थी। इवन उन्होंने बहुत सारे ऐसे कफालत के प्रोग्राम शुरू किए हुए थे, रोटी कपड़ा मकान के भी किए हुए थे, लोगों को रोटी भी मिल रही थी। इस तरह वसीला प्रोग्राम भी था, उनके काफ़ी प्रोग्राम चल रहे थे जो हमें नज़र आते थे। इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोशिश यही करांगे कि अगला वज़ीर आज़म
इमरान खान साहब भी बने ठीक है। अगला वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह इमरान खान ही होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो मेन पार्टियां थी, नून लीग, पीपल पार्टी, उनका तो खात्मा हो चुका है। आप भी देख रहे हैं आज वो किधर हैं, हर सूबे से ख़त्म है। तो भरपूर तरीके से लोग तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो। ये बाज़ अक्सरियत से इमरान खान आएगा और हम भरपूर तरीके से इनका साथ देंगे, वज़ीर आज़म बनेगा। इमरान को वज़ीर आज़म बनाएगा इंशाल्लाह। और इमरान खान एक वाहिद लीडर है कि जो पाकिस्तान के बारे में चंगा सोचता है, एक अच्छा सोचता है। वोट हम इमरान खान को देंगे और इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। तो ये तो जनाब बिल्कुल, अभी तो मुद्दत भी पूरी होने वाली है और ऐलान करना चाहिए इन इलेक्शन का, और वज़ीर आज़म तो इमरान खान ही होगा इंशाल्लाह। तो आपने सुन लिया लोग किसको देखना चाहते हैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। अब सुनिए आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल ये था कि ये जो हुकूमत इस वक्त PDM की पाकिस्तान में मौजूद है, जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मरियम की, बिलावल की, हमजा की, फजलुर रहमान की, MQM की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, ANP की, ये जो 13-14 जमातें प्लस एस्टेब्लिशमेंट की मिलकर जो एक हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, ये हुकूमत महंगाई कम करने आई थी। क्या 7 महीने में आप लोगों को कोई रिलीफ मिला है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आखिर में लोगों से पूछा था, इनका जवाब भी सुन लें आप। अभी तो पहले हम एक जॉब करते थे, अब 2-2 जॉब करनी पड़ती है, और 2 जॉब करने के बावजूद भी हमारे अखराज पूरे नहीं होते। आप देखें कि महीने में एक बिल जो आ जाता है वो हमारी एक सैलरी पूरी बिल में चली जाती है। हमें अभी तक कोई रिलीफ फील नहीं हुआ। बाकी पिछली प्रीवियस में कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता था, जैसे पेट्रोल उन्होंने कई साल अपना कंट्रोल में रखा, अपनी जैसे मर्जी डॉलर ऊपर जाता रहा है, लेकिन उन्होंने पेट्रोल को अपने पूरे रखा था कि हर बंदा उसको परचेज कर सके आराम से। लेकिन अभी तो बड़े हालात ख़राब हुए पड़े, हमें समझ नहीं आती। सब्जी लेने चल जाए, प्याज लेने चल जाए, आप 220 रुपये केजी है, टमाटर लेने चल जाए 220 रुपये केजी है। हम तो इन मुश्किलों में फंसे हुए कि क्या करें। आवाम का गुजारा नहीं है, गरीब आवाम पिस चुकी है। मुझे छोड़ के किसी रिक्शा ड्राइवर को या किसी साइकिल वाले को भी पूछना तो वो भी बेचारे रो रहे हैं। गरीब आवाम का बिल्कुल किसी किस्म का गुजारा नहीं है। 10-20 हज़ार 50 हज़ार से कुछ भी नहीं हो रहा। पेट्रोल आपके सामने वहीं पे स्टिल खड़ा हुआ है, और आए दिन जो है महंगाई बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही हर बंदा बोलता है कि जी हम महंगाई कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई बेहतरी नहीं आ रही, सिंधी जो सी बात है यार। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, अगर ये हमारे लिए आए होते तो कुछ करते, ठीक है। ये जिस काम के लिए आए हैं वो तो हो गया है, ठीक है। NRO 2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि ये लोग हम लोगों के लिए काम करेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल ख़ास तौर और बाकी अशिया जितनी भी है ख़रीदो फरोख्त में बहुत महंगाई है, कोई कमी नहीं है किस चीज़ में। जी सर, महंगाई तो है, पहले से ज़्यादा है। अभी महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि महंगाई को कम करे। जैसे हम लोग जो नीचे तबके के लोग हैं, हम लोग अपना अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें हर चीज़ को, लेकिन इतनी महंगाई हो रही है कि इतनी सैलरी या इतने पैसे में तो इंसान का गुजारा ही नहीं होता। और हम तो हुकूमत के आगे अपील ही करेंगे कि महंगाई को कम किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि दिन में दिन महंगाई हो रही है, हर चीज़ में इजाफा हो जा रहा है, तो गरीब आम क्या करे? जिसकी 20 हज़ार तनख्वाह वो क्या करे? बच्चों की फीसें जमा करवाएं, बिल जमा करवाएं, घर में 100 मसाइल होते हैं। तो हुकूमत को बस यही चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करेगा, गरीब आम को कुछ सोचे। तो ऐसे तो हुकूमत नहीं चलेगी, गरीब आम तो मरती रहेगी। हम अल्लाह तवक्कल पे बात छोड़ देते हैं, चलें जो कुछ होगा अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन देखें अपनी फैमिली के बैकग्राउंड देखें तो कमर टूट जाती है। जहाँ भी जाते हैं आगे दिहाड़ी इतनी मिलती नहीं है, दिहाड़ीदार बंदे हैं हम। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इन सबको हिदायत है। अभी जो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका शफाफ इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये जो अवाम इस वक्त महंगाई में और गुर्बत में पिस रही है, उसका वाहिद हल इलेक्शन ही है। इलेक्शन अगर करवा देते तो ये हमारे लिए बेहतरीन हुई थी। जो हमारा मुआशी बेड़ा गर्क हुआ है, हर इलाके का, हर घर का अफराद जो परेशान है, तो इलेक्शन फ़ौरन हो ताकि हमारा मुआशी इस्तेहकाम हो। ये जो साहब आई है ना इम्पोर्टेड हुकूमत, ये कोई महंगाई ख़त्म करने नहीं आई थी, ये तो सिर्फ ड्रामा रचाने आई थी और अपना NRO 2 लेने आई थी और अपने केस ख़त्म करने के लिए आई थी। वो कामयाब हो गई है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत असल में अपने नायब केस ख़त्म करने आई थी। सबके सामने नवाज शरीफ के केस ख़त्म किए, शहबाज शरीफ के केस ख़त्म किए, मरीम नवाज के ख़त्म किए। इन सब ने ये नायब ख़त्म कर दी। जो इदारे एहतसाब थे उनको ताले लगा दिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी एजेंडे पर आई है जो इनका एजेंडा अभी पूरा नहीं हुआ अभी, और ये अवाम को गुलाम बनाना चाहती है। इन्होंने महंगाई कम करने का नारा मारा था आने से पहले। जब ये हैं, ये तो महंगाई का इनका मकसद ही नहीं था। इनका तो मकसद था अपने केस ख़त्म करवाना। वो उन्होंने नैब को इस्तेमाल करके अपने केस ख़त्म करवाए। ये इनकी भूल है।
हम इंशाल्लाह अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा दोबारा अदालतों में इनको घसीटेंगे और इन्होंने जो अपने लिए किया है वो इनकी सज़ा भुगतेंगे। भाई बस महंगाई है, सब कुछ, बिजली भी महंगा, सब कुछ महंगा हो रहा है। हुकूमत के 7 महीने हुए जो महंगाई हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ है। जो अरशद शरीफ नाल होया नहीं होना चाहिए सी। अरशद शरीफ सब दुनिया तो चले गए। आई लव अरशद शरीफ, मतलब कोई ऐसा लफाज ही नहीं है कि जड़ा अरशद शरीफ के बारे बोलिया जाए। जो होया गलत होया और इस हुकूमत की वजह तो होया। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये सारे हुकूमत करते रहनगे और ये वाक़या होंदे रहनगे। जिमें मॉडर्न टाउन होया, मॉडर्न टाउन में राणा सनाउल्लाह की हुकूमत सी, हैं शरेआम गोलियां मारियां। अरशद शरीफ साहब जो था एक बहुत ही ईमानदार और मुखलिस इंसान था। पाकिस्तान के लिए वो लड़ रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, हक़ाइक़ के लिए लड़ रहा था। उनके साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा है, किस खातिर छोड़ा है वो तो आप सब लोगों को पता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह माफिया एक वर्किंग करता है, जिसको इन्होंने निकालना होता है सियासत से या पाकिस्तान से, जो भी इन्होंने करना होता है ये खुद से करवाते हैं। देखिए जी, अरशद शरीफ की जो कातिल है उसकी जो सारी साजिश हुई, इसके ताने बाने वो सब पाकिस्तान से जुड़ते हैं। मेरे ख्याल में कीनिया तो एक मोहरा है, मेन उसकी जो कातिल है वो पाकिस्तान में ही है। अरशद शरीफ के कातिल कीनिया को क्या तकलीफ थी उनको मरवाने के लिए? अरशद शरीफ के कातिल जो पाकिस्तान में ही हैं, ताने बाने टोटली पाकिस्तान में है, लेकिन कीनिया को जो इस्तेमाल किया गया है ये कह सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने जवाबात सुन लिए हैं जो पाकिस्तान के शहरियों ने दिए हैं और ये आम पाकिस्तानी का जवाब है। ये जवाब सुनने के बाद अब हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले आप अवामी राय सुन रहे थे, अब आप जरा सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, मुजम्मल असलम साहब मौजूद हैं। दोनों किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबसे पहले मुजम्मल असलम साहब, आप फरमाइए, मईशत कहाँ पहुँच गई है? यानी इस मईशत को ठीक करना था, डॉलर को 100 रुपये पे लाना था, पेट्रोल को 70 रुपये लीटर करना था, रेमिटेंसेस को बढ़ाना था, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था, बिजली को, घी को, आटे को सस्ता करना था, महंगाई को सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आना था। इन सारे वादों के साथ आज से 7 महीने पहले एक हुकूमत बनी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। लेकिन अब जो आदादोशुमार हम देख रहे हैं ये एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं सिर्फ 7 महीने में? शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले तो इज़हार यकजहती आप लोग के साथ। जब तक आप बोलते रहेंगे हम भी आपके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें कोई रोक नहीं सकेगा और हक़ाइक़ आपके थ्रू जो है हम सामने भी लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया, तो इसहाक डार साहब जब हमारी हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त उनको 165-170 रुपये का डॉलर बहुत महंगा लगता था। आपने जैसे खुद का 100 रुपये का करना। जिस दिन से वो वज़ीर ख़जाना बने वो कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 रुपये है। तो इसका मतलब ये कि उनको ये क्रेडिट हमें देना चाहिए कि वो तो 200 रुपये की बात कर रहे हैं जो आज 225 का है, हम उसको 170-180 के अंदर मेंटेन करके रखे हुए थे। तो ऐसी क्या तकलीफ़ आई हुई थी हमें जो है वो उस वक्त ताने देते थे और 170-180 पे जो है वो मुनाफ़कत करते थे और अब कह रहे हैं कि हकीकी वैल्यू रुपए की 200 रुपये और उस पर भी बुरी तरह नाकाम हो गए। दूसरा, जब वो आए तो उन्होंने 3-4 बातें की। उन्होंने कहा मेरा 25 साल का तजर्बा है IMF से डील करने का। पिछले 25 सालों में वो वज़ीर ख़जाना 4.5 साल रहे, बाकी 21 साल उन्होंने किधर से IMF से डीलिंग की, ये तो मुझे समझाएं ज़रा। ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि जी मैं आया हूँ तो वो जो है ना मैं मूडीज़ को इसको ये मेरे मसले हैं, IMF की भी आंखों में आंखें डाल के बात करूँगा, हमारा पुराना वज़ीर ख़जाना जो है उसको छोड़ें आप। अब रहा सवाल ये कि सर जी IMF जो है उसने आना था 26 अक्टूबर को। ये वही लोग हैं जो पहले हम IMF में थे तो हमें IMF का ये पिट्ठू कहते थे, हमें कहते थे हम IMF PTIMF हैं, हमें कहते थे हमने मुल्क की खुद मुख्तारी भेज दी। जैसे ही हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो इन्होंने हम पे तौहीन IMF लगा दिया कि इन्होंने IMF को नाराज़ कर दिया, इन्होंने IMF को यूँ कर दिया, मुल्क की सालमियत का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का फलाह को बेड़ा गर्क हो गया। IMF के असल में परमानेंट गाहक ये थे। आपको तो अंदाज़ा होगा 23वें प्रोग्राम में IMF के माशाल्लाह उसके जो है 3/4 प्रोग्राम ये 2 पार्टियों ने लिए हुए। तो ये IMF के सबसे बड़े गाहक ये हैं। तो फिर
हमें तौहीन IMF लगाने के बाद 29 अगस्त को अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने पूरे पाकिस्तान की कुर्बानी दी। 22 करोड़ लोगों का जिसे कहते हैं मुस्तकबिल जो है इन्होंने साइड पे रखा, क्योंकि इनको हुकूमत करनी थी, खून छोड़ दिया इन्होंने जो IMF ने कहा वो 29 अगस्त का जो एग्रीमेंट है वो 2 महीने नहीं संभाल सके। वो 26 अक्टूबर को IMF ने कहा कि भाई साहब जो आपने वादे किए थे पहले पूरे करें फिर हम आएंगे। 26 को नहीं आए, फिर 3 नवंबर की डेट दी, फिर 15 नवंबर की डेट दी, अब वो 29 नवंबर की डेट है, वो उस पर भी शायद अब ना आए। तो ये बनी सारी सूरत हाल। अब उस सारे पस मंज़र को देखते हुए इसहाक डार साहब सहाफ़ियों को ना जवाब देना हो, कल उन्होंने PTV से डायरेक्ट लिंक फेंक दिया। आप तो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल बना के मीडिया को दे दिया बगैर सहाफ़ियों को बिठाए, और बोला कि जी ये कुछ लोग जो है और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुल्क में जो है गैर यकीनी वाली बातें कर रहे हैं, मायूसी की बातें कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। इमरान भाई आप खुद गवाह होंगे, मिफ्ता इस्माइल के और इसहाक डार के और इनकी जो 75 रुकनी काबीना के कोई एक आदमी ने किसी एक इंटरव्यू को भी छोड़ा हो जिसमें ये नहीं बोला इन्होंने कि हमने इस मुल्क को दिवालिये से बचाया। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचाया। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मुंह से दिवालिये का अल्फाज निकालना कुफर है, जब पाकिस्तानी, पहले तो ये पाकिस्तानी बोलते थे जब कोई ऐसी बात नहीं थी, आलमी जिसे कहते हैं मालियाती इदारे बोल रहे हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, फिच, मूडीज, S&P, तीनों के तीनों ने पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड करके जंग कर दी। उसका मतलब यह है कि आपकी कर्जा लेने की, वापस करने की इस्तात खत्म हो चुकी हुई है। फिर उसके बाद एक क्रेडिट डिफॉल्ट उसमें एक वजह है सर, देखो उसमें एक वजह है। उसमें वजह यह है कि इमरान खान जो है उसको एक पाकिस्तान में सियासी अछूत करार दिया गया है। यानी इमरान खान बगैर नाम लिए तनकीद करे तो गम गुस्सा शुरू हो जाता है, नवाज शरीफ नाम लेकर तनकीद करे तो बिल्कुल किसी किस्म का जवाब नहीं आता। नवाज शरीफ पाकिस्तान को दिवालिया करार दे, ये भी कहे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की चोरी करके कोई बम बनाए हैं, मिसाइल बनाए हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमरान खान या उसका कोई बंदा कोई ऐसी बात मिलती जुलती भी कर दे या नाम भी ले ले तो उसको बंद करके नंगा कर दिया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। आप लोग सियासी अछूत हैं पाकिस्तान में। नवाज शरीफ तोशाखाना से 75 चीज़ें लेकर चला जाए और आज तक रिकॉर्ड ना दे जिनमें ममनुआ गाड़ियां भी शामिल हों, तो कोई सवाल नहीं उठाता पाकिस्तान के मीडिया में। इमरान खान की एक घड़ी जो उसने खरीदी है उसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में 150 से 200 प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं। तो आप लोग सियासी अछूत हैं, इसको समझ के आपको सियासत करनी होगी। आप एक भूल गए जो कल हमारे सुप्रीम कमांडर को धमकी लगाई गई है, वो जो कल के दिन लगाई गई है। हाँ जी, उसमें किसी को गम गुस्सा नहीं आया अर्जा ने जी। हाँ, उन्हें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान तो कुछ चीज ही नहीं समझते ना किसी। जी जी, बस वो उस पे उसको भी अच्छा, एक सेकंड मुझे अदर सिद्दीक साहब से पूछना। अदर सिद्दीक साहब, ये जो सियासी अछूत वाला मामला है ये पब्लिक को हजम हो जाएगा इतने आराम से? और सुप्रीम कमांडर को धमकी अगर लगे अफवाज पाकिस्तान की, तो अफवाज पाकिस्तान की बस इतनी जिम्मेदारी है कि सिर्फ उसको सुन ले या उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है जरूरत के साथ? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अगर मुझे अल्फाज को मैं सामने रख कर देख लूँ तो ये जो अल्फाज है ये मैं बगावत के ज़ुमरे में लूँगा, और वो भी एक वफाकी वज़ीर की ज़ुबान से। गालिबन उन्होंने सेडिशन से रिलेटेड कवानीन नहीं पढ़े हैं और उन्होंने अपना हलफ नहीं पढ़ा, हलफ जाकर पढ़े। दुख होता है इस बात पे, चाहिए कि आईने पाकिस्तान की उर्दू में, हिंदी में, फ़ारसी में, सिंधी में और सराइकी में बाकायदा जो आईने पाकिस्तान की कॉपियाँ ट्रांसलेट करके इनको फ़राहम की जाएँ। और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, वो आप सॉरी, हम सब भूल गए हैं कि गॉड फादर या सिजिलियन माफिया किस लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। इसीलिए तो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे ताकि आम आदमी को समझ आ सके। और जो कुछ अभी हो रहा है आप देख लेना
एलिमिनेशन का एलिमेंट आप लोगों के सामने है, सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। और जो लोग ज़ुबान अगर वो बात करना चाह रहा है, भाई वो आइन और कानून के मुताबिक इस्तेहकाक दिया है ना आपको। आप कौन होते हैं? आपने शायद आइन पाकिस्तान पढ़ा नहीं। जब आइन में एक प्रोसेस प्रोवाइड किया है तो उसके मुताबिक काम करना है। अच्छा, आपको कहाँ से पता चल गया कि जनाब को नोटिफाई नहीं होना? यानी इस तरह की बातें दे के आप लोगों ने तो बड़ी तकलीफ पहुँचाई है कि एक आम आदमी को कि इतने अहम ओहदे की सिलेक्शन के हवाले से आप इतनी बदनीति का एलिमेंट शो करेंगे। इसका तो मतलब है कि कुछ तो है ना कि जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है ना जो दाल में काला है, जो कौम के सामने हम नहीं रखना चाहते। और अगर इस तरह की बातें पे नहीं, 4 काम ऐसे हुए हैं इमरान नियाज़ साहब, वो बड़े तकलीफ दे बात है। अगर आपने कोई किसी से मुशावरत करनी भी है तो बंद कमरों में करें। आप कह रहे हैं कि जनाब जाकर नवाज शरीफ से, भाई कन्विक्टेड से, इश्तिहारी से 2 दफ़ा इश्तिहारी हो चुका है और लंदन में बैठकर कर रही है। भाई लंदन हमारा मुल्क है भाई, ये काम तो सारे पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए और वो वहाँ बैठकर हो रही हैं, ये भी एक तकलीफ दे बात है। फिर दूसरा जो है, यहाँ बैठकर पता चल रहा है जनाब कि वो जमीयत उलमा इस्लाम से यस देनी है। अच्छा, उन्होंने क्या देनी है? अगर उनसे मशवरा लेना है तो वाई नॉट इमरान खान? अगर आप ये बातें कहें कि आपने सारे इत्तेहादियों को भी, कौन से इत्तेहादिया आ गए इसमें? कहाँ लिखा है इनमें इत्तेहादियों ने मशवरा देना है? यहाँ वज़ीर आज़म ने करना है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आइन की पासदारी हो तो फिर कौम को जवाब दें। ये मत बनाएं बेवकूफ़ कौम को बैठ के कि जनाब वो गली में बैठा बदमाश हो, जनाब वो बैठ के इतने अहम ओहदे की सिलेक्शन में उसका किरदार होगा। और दूसरा जो है, जब आपने खुद आपका आइन और कानून फराहम करता है कि इश्तिहारी की कोई हैसियत नहीं है, एक इश्तिहारी के राइट्स कोई नहीं है, और वो आदमी कि जिसको सियासी जमात का, यानी हम क्या कोई सियासी जमात का सरबराह लगाने लगे? खुदारा मुझे बड़ी तकलीफ और दिक्कत हुई इस बात के लिए कि यानी वो है पाकिस्तानी फौज या ऐसे वो इदारा है कि पूरी दुनिया में उंगली नहीं उठा सकता उसके अगेंस्ट। लेकिन इस दौर के अंदर जिस तरह की तकलीफ और ये जो कुछ हुआ है, बड़े सवालिया निशान छोड़ गया है। इसीलिए बड़ी परेशान और डिस्टर्ब है कि ये क्या कुछ हो रहा है। यानी अब यहाँ यानी ये भी होगा कि हम बैठ के चैनलों के बाजरत के साथ। सर एक मिनट सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये पाक फौज के खिलाफ हमेशा साजिश क्यों होती है? क्या कभी एनालिसिस नहीं होगा कि इस इदारे से मुंसलिक लोगों ने भी गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ता है? यानी सारा 100% कसूर हमेशा इदारे के बाहर ही होता है। इस इदारे के अंदर कभी ये नहीं सोचा जाएगा कि हमने भी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हालात यहां तक पहुंचे हैं। 4 दफा तो मुल्क में मार्शल लॉ लगाया है। अच्छा इमरान साहब, यही तो एक सवाल है ना। अब मेरा नहीं ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चीजें उससे आगे जा चुकी हैं। यानी अब जो मामलात है ना, क्या आप सारा कुछ लोग डालें और कपड़े झाड़ के आप उठ के निकल जाएं? ये नहीं हो सकता। अब ये जरूर होगा कि ये क्योंकि पाकिस्तान की मिडिल क्लास है ना, मैं पहले कह चुका हूं, ये टक्कर के लोग हैं, ये मिडिल क्लास है पाकिस्तान की। ये चीजों में उतने आराम से बेवकूफ नहीं बनेगी। ये कहेगी कि ताली 2 हाथों से बचती है। मुमकिन नहीं है कि सारी जिम्मेदारी बाहर शिफ्ट और इदारे में अकाउंटेबिलिटी ना हो, मार्शल लॉ लगाने के ऊपर, सियासत में अमल दरामद करने के अंदर, सियासत के अंदर असरअंदाज होने के अंदर। ये नहीं मुमकिन। शायद ये जो मामलात है ना, अब ये इस डगर तक या इन हालात तक किसने पहुंचाया? ये तो सोचने वाली बात है ना कि आपने इस मामले को अगर आना था तो कहीं ना कहीं तो था ना रुकना। और ऐसी वजूहात अगर सामने आई हैं तो फिर जवाब तो फिर देना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। अब किसी की ज़ुबान आप बंद नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप इमरान खान साहब के दौर में आप ज़रा थोड़ी सी बात अगर पीछे लेके जाएँ, उन्होंने इदारे पे जो तनकीद होती थी उसके लिए तरमीम की। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम सबको के ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की, सजा बढ़ाई, और ये सब ने शोर डाला कि ये क्या कर दिया आपने। ये वो लोग हैं जो आज बैठ के पीडीएम की शक्ल में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्शन 20 के ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया, अल्ट्रा वायरी अपील फाइल की गई, और अपील आपको पता है इसी गवर्नमेंट ने वापस ली। गवर्नमेंट अगर इतनी सिंसियर होती तो ये काम सीधे कर सकती। इसका मतलब क्या, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं तो फिर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। फिर लोग यानी आप ये कहें जाए बैलेंस किया जाए, बैलेंस करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब बड़ा मुश्किल काम है और सोचना पड़ेगा, हर एक को सोचना पड़ेगा कि हम खुदारा यानी ये लोग कैसे हजम कर लेना, यानी लोग कैसे जवाब दे, लोग कैसे चुप करके बैठे रहे कि नवाज शरीफ के वहां बैठकर ये काम हो रहा है। फिर वहां मुल्क के खिलाफ साजिशें अगर हो रही है तो वहां हो रही है, मुल्क के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो वहां हो रहा है, और इतनी अहम तैनाती वो बैठ के अगर मुशावरत हो रही है तो वहां हो रही है। यानी ये तो एक ऐसे सवालात हैं। नहीं, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश, क्योंकि कल इजाजुल हक साहब भी मुझे ये कह के गए हैं कि सीनियर वही होंगे जो 29 तारीख को सीनियर होंगे। लिस्ट वही होगी जो 29 तारीख को
सीनियरिटी की लिस्ट होगी, बल्कि आज मियां अली इशफाक ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। अजहर भाई, आप तो बहुत सीनियर हैं, इज इट पॉसिबल कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले एक जज रिटायर हो रहे हों और उनको जो है वो चीफ जस्टिस लगा दिया जाए? इज इट पॉसिबल? देखिए, तारीख बहुत कुछ बताती है, हमें तारीख बहुत कुछ बताती है, लेकिन अब मसले क्या हो गए हैं। मिसाल के तौर पर ये स्टेज के ऊपर शोशा क्यों छोड़ा गया कि रिटेंशन के हवाले से तरमीम करना चाहते हैं, क्यों शोशा छोड़ा गया? फिर इसहाक डार सदर पाकिस्तान से क्यों मिले? ये इन्होंने किया ना, हुकूमत ने मुतनाज़े बना दिया हर चीज को, हर चीज को मुतनाज़े बना दिया। और यानी फौज को मुतनाज़े बनाने में अगर किसी ने बेहतरीन किरदार अदा किया तो हुकूमत ने किया। ये 13 की 13 सियासी जमातों ने तारीखी तौर पर, मैं तो हैरान हूं। और देखें, जिस जमात के बारे में कहा जा रहा था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कुर्बानी है, मेरा सबसे जबरदस्त ड्यूटी अगर किसी जमात ने अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है अदर सिद्दीक साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी पीडीएम की जमातों का ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक वेंडेटा था। इन सारों को इकट्ठे होकर ये आ तो गए गेम डाल के, रिजीम चेंज करके हुकूमत में, लेकिन इन्होंने सबने एस्टैब्लिशमेंट से बदला भी लिया है। आपको ये आप बाय करते हैं? मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं तो इसी बात की तरफ आ रहा था ना। अगर आप थोड़ा सा 3 साल पहले चले जाएं, 2 साल यानी साढ़े 6 महीने 8 महीने पहले चले जाएं, जिस तरह की जुबान ये 13 सियासी जमातें इस्तेमाल करती रही हैं अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में या बाकी जनाज़, रिकॉर्ड की बातें हैं। और जिस तरह की जो बातें होती रही हैं, जिस तरह की मैं ख्वाहिशात का इजहार करते रहे हैं, तो वो तो बड़े अंदर की बात तो यही मैं सुन रहा हूँ। यानी वो तो बड़ा खुश है इस हवाले से कि जो काम वो करना चाहते थे वो इधर से हो गया। अब ये देख रहे हैं, ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। और तकलीफ दे बात क्या है? जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने थे, आज वो कहाँ खड़े हैं? यही एक मामला है कि जिसको सोचने वाली बात है। एक बात और मैं करता चलूँ, देखें 2019 में जब ये मामला चैलेंज हुआ, आर्मी एक्ट में तब्दीलियाँ हुई। आर्मी एक्ट में तब्दीलियां करते हुए ना, अगर को चाहते थे मिसाल के तौर पर सीनियरिटी का ये जो प्रिंसिपल लगाना चाहते थे, तो ये लिखना पड़ना था। अब जो ये कह रहे हैं ना कि सीनियर मोस्ट हो नहीं सकता, लिखा ही नहीं है। यानी आईने पाकिस्तान 1973 में लिखा है कि चीफ जस्टिस वुड बी द सीनियर मोस्ट, ये लिखा हुआ है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी लिखा है सीनियर मोस्ट, यहाँ सीनियर मोस्ट का कोई लफ्ज नहीं। ये यानी ये भी इंटरप्रिटेशन गलत की जाती है कि सीनियर मोस्ट करना है ना आपने, पार्लियामेंट बिठाएं, आप तरमीम कर दे, तरमीम करके लिख दें। क्यों नहीं लिख रहे आप? ये सियासतदान भी देखे क्या खेलता है। अगर वो आज लिख देगा तो कल इसके हाथ से निकल जाएगी सारे अपनी अपनी ऑप्शंस खुली रखना चाहते हैं और चीजों को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। ये लड़ाई बंद हो जाए हमेशा के लिए, अगर आईनी नुक्ता नजर ठीक किया जाए। मैं मुजम्मिल असलम साहब एक चीज आपको जाते जाते पूछूं, आखिरी सवाल आपके सामने में रख देता हूं। जहां पे ये इकॉनमी पहुंच गई है मुजम्मिल असलम साहब, देखें किसी चीज को तबाह करने में, बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है, गिराने में एक धड़म से आप गिरा देते हैं। अब इकॉनमी गिर गई है ऑलमोस्ट, जो दिखाई दे रहा है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। इसको पाकिस्तान को, मैं ये रिकॉर्ड पे रखूंगा आपकी चीज, याद रखिएगा, हो सकता है आपकी हुकूमत आ जाए। इस पाकिस्तान को क्या वापस खड़ा किया जा सकता है और उसके लिए कितना अरसा और कितनी एफर्ट दरकार होगी, और पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कितना बोझ अब उठाना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तानियों ने बोझ तो काफ़ी अरसे से उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उस बोझ का जो जिसे कहते हैं फ़ायदा जो है, आपको पता है मौजूदा हुकूमत के लोग ले गए। कोई वज़ीर पाकिस्तान में जो है नेता नहीं है। हमारे आज ही मैं देख रहा था कि हमारे जो एहसन इकबाल साहब हैं, पहले जो है वही प्लानिंग के मिनिस्टर असद उमर होते थे। मैंने 8-9 माह हुकूमत के साथ रहा तो उनको कोई 2 दफ़ा जाते देखा। एहसन इकबाल साहब को मैं हर हफ्ते किसी एक नए मुल्क में देखता हूँ। तो खैर, इस बोझ तो पाकिस्तानी अवाम को बोल दिया गया था कि उठा ले, दिवाली से बचाना है, लेकिन हो नहीं सका। जी, मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम ही बाहर निकालेगी और पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ की कुर्बानी भी देगी और जिसे कहते हैं फ़राग दिली से मदद भी करेगी। इस वक्त मसला ये है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी नज़रें जो है बैनुल-अक़वामी जिसे कहते हैं इदारों पे भी है, दूसरे बैरूनी मुल्कों पे भी है। उससे ज़्यादा हमने नुकसान जो हमारे मुल्क में लोग जो हमें कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हमने उनको इग्नोर कर दिया। 2 मिसालें दे देता हूँ आपको। हमारी जिसे कहते हैं तरसीलात, रेमिटेंसेस, मार्च के महीने में $3 अरब महीना थी, वो कम होकर $2.2 अरब यानी $800 मिलियन जो IMF से हमने पैसा लिया उसका 3/4 एक महीने में देते हैं। तो 8 महीने में कितनी रकम हो सकती थी, वो लूज की। दूसरा, हमारी बरामदात $3 अरब, $3.2 अरब पे चली गई थी, वो $2.5 अरब पे चली गई। $700 मिलियन
जो हम इधर उधर जाके मुंह मार रहे हैं, कभी कह रहे हैं इसको कि आप पैसे दे दो, कभी इसको कह दो, तो पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही इंशाल्लाह निकालेंगे। लीडरशिप की ज़रूरत है, लीडरशिप नहीं है जिस पे एतमाद नहीं हो रहा, और जो इदारे बाहर के मुल्क और जो बैरूनी दोस्त कितना टाइम लेगा ये प्रोसेस? आपके किसान कितना पीछे चला गया, कितना टाइम लेगा? आदादोशुमार आज आप लोगों ने जारी किए हैं, तो आपने ये भी सोचा होगा मुल्क कैसे निकलेगा, कितने अरसे में निकलेगा, कितना टाइम लेगा? देखें 2023 जो अगर हुकूमत हमारी जो है, अगर हमें मिली हुकूमत, तो वो जून से पहले नहीं आनी, इलेक्शन होने, ट्रांसफ़र होना है। 2023 जून से 2024 जून के दरमियान एक पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि एक सख्त पीरियड देखना होगा, और ये इमरान खान ने 2018-19 में भी करके दिखाया था। इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तो कम तजर्बा था, अब तो बहुत चीज़ों का तजर्बा भी है माशाल्लाह, तो उससे पहले और उससे बेहतर पाकिस्तान करके दिखाएंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। वो तो इलेक्शन होगा, उसके बाद ये रिकॉर्ड पे लेकिन आपका ये बयान रहेगा, इसको हम रखेंगे अपने पास आपको सुनवाने के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।